बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के जो मौज़ूआत हैं वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में हो या इमरान खान साहब की जानिब से चीफ जस्टिस साहब पे अदम एतमाद का मामला हो, जो कि आज उन्होंने किया है। इसके अलावा दोनों चीफ्स जिसे कहना चाहिए उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्वेशंस हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे मामलात और बयानात खान साहब के आते रहते हैं और वो आप सुनते रहते हैं। ये जो मामलात हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। अदालती इस्लाहात की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि एक पैकेज जो है वो आ सकता है पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी, जो जजेस की तैनाती है उसके हवाले से कुछ रिफॉर्म्स और बहुत सारी और बातें जो हैं वो हो सकती हैं। अगर उसी को सामने रखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का सामने आना और एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम भी हमें नज़र आती है चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़। उनके रिजर्वेशंस क्या हैं, वो क्यों समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के ऊपर उनको एतमाद नहीं है, जो नैब तरामीम के हवाले से इस वक्त मुकदमा चल रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ में आज बानी जो है इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के बानी, उन्होंने शफ़ाफ़ इंतखाबात का मुतालबा किया है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान भी ये मुतालबा कर चुके हैं। क्या उनको नज़र आ रहा है कि ये इम्कान इसका हो सकता है? उनकी रिहाई के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं। एक मुत्तहिदा महाज अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं बना सकी? मौलाना क्यों पीछे हट गए हैं? महमूद खान अचकज़ई जो है उनके अंदर क्यों वो यकीन नहीं है जो कि मैंडेट की बात हुई थी इमरान खान साहब की जानिब से? और मुज़ाकरात कहाँ तक जाएंगे, कैसे होंगे? कुछ बर्फ़ पिघलेगी, नहीं पिघलेगी? खान साहब को कुछ फैसलों का इंतज़ार है, ख़ास करके जो उन्होंने भूख हड़ताल के हवाले से बात की थी उसके ऊपर। वो कौन से फैसले हैं जिसके ऊपर वो कहते हैं कि वो हुए तो उसके बाद वो भूख हड़ताल करेंगे? एक प्रेशर है जो कि दबाव है जो कि बढ़ता चला जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस दबाव से कोई उनको फ़ायदा होगा या नहीं? बहुत सारे सवालात हैं। प्रोग्राम के दो हिस्से, पहले हिस्से में हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं और प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब होंगे, ख़ास करके जो टेलीफोन टैपिंग है उसके हवाले से बात होगी। मगर इस वक्त मेरे साथ हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू जी, माय प्लेजर। गौहर अली खान साहब, सबसे बड़ी बात तो ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस वक्त आप चेयरमैन हैं, अपनी जमात की तरफ से आपकी नुमाइंदगी है और नशिस्तों का मामला है। ये फैसला महफूज है। आज बड़ी तवील और गैर मामूली मुशावरत थी जो कि शायराए दस्तूर पे हुई है 13 जजों के माबैन। आपको क्या लगता है, तवक्कुआत क्या हैं? फैसला गैर महफूज है आपके लिए या और ज़्यादा महफूज होगा? उम्मीद तो थैंक यू, उम्मीद तो हमें यही थी कि शॉर्ट ऑर्डर आएगा, लेकिन एनीवे ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है जजेस का। सम टाइम वो उसी दिन फैसला नहीं करते, एक दो दिनों में करते हैं। आज सुनने में आया है कि फुल कोर्ट मीटिंग हुई है और फुल कोर्ट मीटिंग जब जजेस की होती है तो वो आपस में कंसल्ट करते हैं, जजेस की राय ली जाती है, मुख्तलिफ पॉइंट्स आरा के लिए रखे जाते हैं और जजेस का ओपिनियन लिया जाता है और उसकी वजह से वो फिर फाइनल ऑर्डर की तरफ जाते हैं कि क्या ऑर्डर अनाउंस करें। तो उम्मीद है कल का कि शायद फैसला आ जाए। अब हमारी तो तवक्को यही है कि ये क्लियर कट हमारे हक़ में है। टू दिस सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल है और इसकी इंटरप्रिटेशन जो हम करना चाह रहे और हम मतलब दलाइल देते रहे, हमारा कहना यही है कि आर्टिकल 51 यही कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीटें मिलेगी, उनकी तनासब नुमाइंदगी होगी और जो रिप्रेजेंटेशंस है पार्लियामेंट में वो यही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को उतनी सीटें मिली जितने की सीटें वो पार्टी जीत चुकी है, ना कि उससे ज़ायद सीटें। तो हम यही कह रहे हैं कि ये सारी सीटें वही थी जो हमारे बेक कैंडिडेट थे PTI के, जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हैं। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही को जानी चाहिए। ये हमारी 78 सीटें हैं, 67 वुमेन और 10। आपकी इसी पॉइंट के ऊपर ही कल भी डिस्कशन जो हम सुन रहे थे, जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी, उसमें यही बात हो रही थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अगर मिलनी है तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जनरल इलेक्शन नहीं लड़ा, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं है, उनके खुद सरबराह जो हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इसको नहीं लड़ा। तो इसका मतलब ये कि इम्कान ज़ीरो है आपको नशिस्तें मिलने का। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है हमें ना मिले लेकिन जो दूसरों को दी गई हैं वो भी उनसे वापस नहीं? जहाँ तक देखो निशान और पार्लियामेंट्री पार्टी का ताल्लुक है तो आईन में ये नहीं लिखा कि देयर हैज़ टू बी अ पार्लियामेंट्री पार्टी। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कोई
सीटें नहीं जीत के आई है और मैं उस पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ जी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त पार्लियामान में है, मैं उनमें से किसी एक को भी मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता। तो ये जो नुमाइंदा है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आया है, ये उसका राइट है वो किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहे। तो हम ये समझते हैं कि हमने कानून के मुताबिक सही पार्टी ज्वाइन की जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। जहाँ तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट ना मिलने का कि जी वो चूँकि खुद अपने इलेक्शन पे कंटेस्ट नहीं कर सका, बेसिकली उसके नॉमिनेशन फॉर्म सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। उसने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ था कि मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल / PTI का अलायंस है, मैं उस पर लड़ रहा हूँ। और उसने वहाँ ये सर्टिफिकेट उनके पास था और उसने सर्टिफिकेट दिया कि मुझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही का निशान अलॉट किया जाए, लेकिन इसके बावजूद आरओ ने उसको निशान। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो भी आपके सामने है। बिल्कुल और है। पेशावर हाई कोर्ट पे आपको ज्यादा एतमाद है बनिस्बत सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने ये बात की कि वाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि पार्लिमानी जमात ही नहीं थी, ये फैसला ज़ाहिर है आप बतौर चेयरमैन आपने भी किया होगा, वाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। देखिए उस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल था, इसके साथ हमारी पहले से बात चली आ रही थी और हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया था बिकॉज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये आप पे मुनहसर है, आप किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने ये कभी भी नहीं कहा कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं ज्वाइन कर सकते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नोटिफिकेशन आज भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन इशू किया है, उसके मुताबिक इस वक्त हमारे 85 कैंडिडेट्स जो है MNA वो इलेक्शन नेशनल असम्बली में मौजूद है। फॉर इंस्टेंस मैं, उमर अयूब साहब और अली असगर खान साहब तो इंडिपेंडेंट है, हम पार्टी के लिए इंडिपेंडेंट रहे थे ताकि हम दोबारा PTI के इलेक्शन जीते और फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट हमने कर लिया था। हम तो PTI से, लेकिन हमारे बाकी सारे साथी को हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में किया और उनका नोटिफिकेशन मौजूद है। तो ये एक्सेप्टेड है, एडमिटेड फैक्ट है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लियामेंट्री पार्टी है और उन्होंने ज्वाइन किया। क्वेश्चन फकत इतना है कि विद इन 3 डेज अगर उस पॉलिटिकल पार्टी ने कैंडिडेट ने उन पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, क्या उनको महसूस नशस्तें नहीं मिलेगी? इस सिर्फ इसलिए कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने एक सीट नहीं जीती उसमें नेशनल असम्बली में, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं। हम कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टी को आपने ज्वाइन करना, और यही सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि यस ये पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पार्टी को तो आपने, बड़ी बात यह है कि ये तो आपने PTI के साथ क्या किया था, 29 को आपने नोटिफिकेशन इशू किया। वुमेन की जो हमारी स्क्रूटनी होनी थी, इलेक्शन कमीशन ने कहा हम आपकी स्क्रूटनी नहीं कर रहे। सारी पॉलिटिकल पार्टी की वुमेन की स्क्रूटनी हुई, PTI की नहीं हुई। क्यों? ये दिसंबर में नहीं करवा रहे बिकॉज़ तो अब अगर आपको ये नशिस्तें नहीं मिलती जिसके इम्कानात मादूम लगते हैं बज़ाहिर, कल को कोई फैसला भी हो सकता है आपके हक में भी हो सकता है, तो फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए अगर नहीं मिलती हमें सीटें तो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम उसको रिव्यू फाइल करें, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर हमें मिलता है, लगता है कि जी यस इसमें ऐसे पॉइंट्स है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कि हम रिव्यू फाइल कर सकते हैं, तो रिव्यू फाइल करेंगे। अदरवाइज तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा और उसी दौरान आप देखें कि आज अदम एतमाद आया कि चीफ जस्टिस साहब बेंच से अलग हो जाएं इमरान खान साहब की जानिब से, और ऐसे लगता है कि आपकी जमात जो है वो, और खान साहब खास करके, वो चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम जिसे कहना चाहिए उन्होंने लॉन्च की हुई है। इससे नुकसान नहीं होगा आपकी जमात को? ऑलरेडी आप एक एक्सट्रीम पे आर्मी चीफ के खिलाफ जा रहे हैं। जहां तक रिजर्व सीटों का ताल्लुक है वो तो कंक्लूड हो गया और उसमें तो सिर्फ ऑर्डर आने वाला है, तो ऑर्डर की एक अलग बात है। लेकिन जो दूसरी आज उन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं वो रिटन सबमिशंस करना चाह रहे थे, और रिटन सबमिशंस में उसने ये बिल्कुल जरूर कहा है कि यस मेरा आदम एतमाद है वो मेरे खिलाफ केसेस में ना सुने, और इसमें एक से ज्यादा रीजंस मौजूद है और उन्होंने पहले से दिए हुए थे और इसका तस्करा भी किया था। वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर ने एक जजमेंट दी थी और उस वक्त की चीफ जस्टिस ने दे दी थी, और वो जजमेंट ये है कि अगर एक जज के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए तो उस जज का राइट है कि वो रिव्यू फाइल करे, जिस तरीके से मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने रिव्यू फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये पॉइंट को रिव्यू करे। उस ऑर्डर में काजी साहब ने भी और ना ही काजी साहब के मिसेज ने उसको रिव्यू किया था, और उसमें यह लिखा हुआ है कि काजी साहब खान साहब के केसेस को ना सुने, तो एक वो भी मौजूद है। लेकिन एक साल हो गया आपने इस मामले के ऊपर बात नहीं की। खुद जब इमरान खान साहब पेश हुए उन्होंने एतमाद का इजहार किया, उन्होंने कहा नहीं आप सुने इसके ऊपर। नहीं, खान साहब ने नए एतमाद किया और ने ये कहा कि मैं एतमाद नहीं करता। नहीं, खामोश। खान साहब को तो बताया नहीं गया ना, अगर वकील और वो उनको कह देते कि जी आप एक पॉइंट कहे, तो इसलिए खान साहब ने तो वो पॉइंट नहीं उठाया। द क्वेश्चन इज एक जज पे
जिस तरह ट्रोलिंग सम टाइम हो जाती जजेस की, उसको हम बड़ा कंडम करते हैं, लेकिन हम ये कि एक जज को यह कहना कि सर मुझे आपसे तवक्को नहीं है इंसाफ की, आप मेरा केस ना सुने, ये हर शहरी का, हर लिटिगेंट का, पाकिस्तानी लिटिगेंट का, सुप्रीम कोर्ट के कानून जो इवन 1960 से वज़ा शुदा है और उसके मुताबिक है, आप जज के पास जाए और उसको ऑन हिज फेस कह दे कि आप न सुने। इफ्तियार मोहम्मद चौधरी साहब ने कितने जजेस को कहा कि आप मेरा सेम न सुने, जावेद इकबाल साहब को कहा मेरा केस न सुने, डोगर साहब को कहा कि आप मेरा केस न सुने, काजी साहब ने 3 जजेस को कहा कि आप मेरा केस न सुने, उन्होंने जाके इवन इजाजुल हसन साहब को कहा मेरा केस न सुने, सरदार साहब को कहा, जस्टिस सरदार को, तारिक साहब को, उनको कहा जी कि नहीं आपका बायस होगा, आप मेरा केस न सुने। तो ये जजेस ये इस बात को कभी नहीं कंसिडर करते कि ये कोई कंटेम्प्ट है, नहीं वो इसको पर्सनल ले लेते हैं। ये एक लिटिगेंट का राइट है और लिटिगेंट का राइट हमेशा प्रिवेल होना चाहिए ओवर द जजेस। ये भी आ रहा है कि ये कह के इमरान खान साहब फैसिलिटेट कर रहे हैं एक्चुअली गवर्नमेंट को या इवन काजी साहब को भी कि वो ना सुने, वो अलग हो जाएं, और फिर जाहिर है कि उसके बाद तो ये भी एक एंगल देखिए अगर वो कल ये डिसाइड करते हैं कि जी मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया, मैं नहीं डिसाइड करता, हेयरिंग नहीं करता, री हेयरिंग के लिए रखता, ये तो तयशुदा है, एक ऑर्डर है, रिजर्व हुआ लेकिन करता है, तो जज साहिबान के लास्ट मोमेंट पे वो कह सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी का जजमेंट प्रिवेल करता है। अगर मेजॉरिटी जजमेंट देते हैं, इसी तरह आपने देखा आमिर फारूक साहब ने एक जजमेंट दे दी थी और उन्होंने रोका था, खान साहब की जजमेंट थी जिसमें 2 जज साहिबान ने वो डिसाइड कर लिया था, नो वांट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट जजमेंट, और उन्होंने नहीं दिया, तो 3 जज साहिबान ने बाद में जो डिसीजन दे दिया था, तो उन्होंने कहा था नहीं ये टू डिसाइडेड केस है, 2 जज प्रिवेल करते 1 पे, तो इस तरह प्रिवेलिंग। ठीक है बैरिस्टर साहब, इस पे ये भी तो एक तासुर मिल रहा है ना, कैसे लगता है कि आपके जज मेरे जज और जजों को तकसीम नहीं, हम ये नहीं कहते। देखिए पीटीआई का मौके चीफ जस्टिस के बारे में तो मैं आपको कह रहा हूँ, जिस तरीके से पीडीएम की हुकूमत कहा करती थी कि फुल कोर्ट बना, बस साथ ही साथ कहा करते थे नहीं उसमें से 2 जज कम हो, 3 जज कम हो, और ये हमेशा से करते थे। पार्लियामान को इस्तेमाल किया, बेतहाशा पार्लियामान को इस्तेमाल किया गया जजेस पे अटैक करने के लिए। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट इवन इलेक्शन के लिए करने लगा तो आपने देखा धरने की आवाज़ आई है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की गेट के सामने बहुत बड़ा जलसा हुआ, मरियम बीबी ने क्या कुछ नहीं कहा। तो हम पीटीआई ने कभी ऐसा नहीं किया, कभी ऐसा नहीं किया। सिंपल क्वेश्चन इज, अगर एक जज बाय से उसके सामने आप ये लेके आते हैं कि मुझे आपसे तवक्को नहीं है और लिटिगेंट अ लॉट इज एट स्टेक फॉर द लिटिगेंट, तो ये उसका राइट है, तो बिल्कुल सही है, कानून के मुताबिक फैसला। ठीक बात है, लेकिन बैरिस्टर साहब अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आपने हामी भरी है, तहरीक इंसाफ अभी तक एक मुत्तहिदा महाज नहीं बना सकी, मौलाना के साथ आप अब तक बहुत सी चीज़ों पे मुश्तरकात हैं आपकी, क्यों आप आगे नहीं बढ़ सकते? महमूद खान अचकज़ई जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि इमरान खान साहब उनकी बात सुनेंगे, क्या नाकामी की वजह क्या है? नाकामी नहीं है, मैं नहीं कहूँगा उसको। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जब भी आपस में तय करती है, TORs पे एग्री करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लॉन्ग टर्म्स चलने के लिए कुछ पैरामीटर्स लोग ज़रूर तय करते हैं, समटाइम इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। दूसरी बात है कि ये सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो अपने जो मजाज पार्टी कमेटीज़ उनकी होती है, मजलिस आमला वगैरह के किस्म के, तो उनसे राय भी लेते हैं। तो जहाँ तक APC का ताल्लुक है, तो APC तो गवर्नमेंट ने अगर इन्वाइट कर लिया, तो खान साहब ने कहा है हम इस मुल्क की खातिर जाएंगे, जमहूरियत की खातिर जाएंगे, सुल्तनत की खातिर ज्वाइन करेंगे, डिस्पाइट रिजर्वेशन कि हम नहीं मानते कि जिनके पास वो अथॉरिटी मौजूद है, लेकिन वो उस फोरम पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देंगे। दूसरी बात है कि मौलाना साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो हमारे साथ ऑन बोर्ड आएंगे, और इस वक्त हमारे सब के कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, हम मुल्क के लिए चाह रहे हैं, कौम के लिए चाह रहे हैं, और वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन कभी रिग ना हो और जजेस पे कभी इंडिपेंडेंस। लेकिन इसके लिए तो फिर आपको हुकूमत से बातचीत करना पड़ेगी बैरिस्टर साहब, और वहाँ पे आप बातचीत करने के लिए तैयार नजर नहीं आते। आपको एक बात बता दूं, हुकूमत एक तरफ कह रही है हम डायलॉग कर रहे हैं, स्पीकर साहब के पास हमारी आज डेलीगेशन गई और हम इंतजार करते रहे, फोरम पे आप हमें बोलने ना दे, आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगे, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर ना दे, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे तो मिन्नतें करके आपसे पॉइंट ऑर्डर दे, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे तो आप उसको म्यूट करें, आप उसको लाइव न चलाएं। कौन सी बात हम करते हैं जो आप नहीं चलाते? बताएं अगर हमारी बात गलत है तो एज ए स्पीकर आप उसको स्पंज कर दें। अगर आप स्पंज नहीं करते और वो पार्लियामान की प्रोसीडिंग का हिस्सा रहता है, तो फिर कोई ताकत ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारी बात को म्यूट करे। आज हमारी पूरी बिल्कुल ये बात गलत है, लेकिन ये तरफ गए, माजी में भी ये होता रहा, बहुत सारी तकारीर जो थी वो म्यूट की जाती। हाँ बिल्कुल सही बात है।
है, वो जरूर पक्का होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। अगर पहले गलत हुआ है तो नहीं होना चाहिए था, आज हो रहा है तो फिर भी नहीं होना चाहिए। देखे ये जमहूरियत की खातिर, मुल्क की खातिर, इन बच्चों पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की मुस्तकबिल की खातिर है। मगर बैरिस्टर साहब आज भी जैसे खान साहब कहते हैं कि हम इसलिए कहते हैं कि जी ये प्राइम मिनिस्टर तो कोई चीज़ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि SIFC चला रही है मुल्क, उनसे हम बात करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि एक तरफ से हुकूमत कह रही है कि जी मैं आपके साथ डायलॉग करूँ, आओ डायलॉग करें, तो फिर कह रही है साथ ही आप बंदों को भी उठवा रहे हैं। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो हम उठाना चाह रहे थे वो सिंपल यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन दी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन में 3 जनवरी को ऑर्डर पास किया। उसके पैरा नंबर 11 में ये कहा कि हुकूमत ये डॉक्यूमेंटेशन फाइल करे, कितने लोग अबडक्ट हुए, कितने लोग किडनैप हुए, कितने लोगों को रोका रखा गया। उस वक्त कौन होते थे? हमारे लोग होते थे, लड़कियां, लड़के, क्या औरत है, आम वर्कर, ये उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एक अंडरटेकिंग भी मांगी कि ये भी अंडरटेकिंग दो कि आइंदा कोई बंदे को नहीं उठाया जाएगा मगर कानून के मुताबिक। हम आज उससे यही पूछना चाह रहे थे कि बताओ खुल के बताओ, आपने किसको और बताना है? आपने बताना है तो पार्लियामेंट को बताना है, तो पार्लियामेंट को आप कैसे चला रहे उसको तो बता नहीं रहे। आज इस मरतबा किया है, ये थ्रू आउट हम चलते रहे। आज 7th सेशन है, एक दिन का 4.5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए खर्च आता है। आज आपने 11 करोड़ रुपए कल और आज लगा दिए। आप कानून पास कराते हो तो क्या तरीक़ेकार उनका? कानून को लेके आ जाते हैं, पहले कॉपी नहीं देते, कहते हैं जी रूल सस्पेंड करो, कॉपी ले ले, फिर डिबेट नहीं कराते, कमेटी को नहीं भेजते, बहस नहीं करवाते। सर 1 मिनट में इस लॉ को आप कंसिडर करें इन वन गो में, और पीछे से आवाज आती है यस, कुछ ऐसी, और वो कर देते। ऐसी कानून साजी हो रही है जिसके ऊपर खान साहब कहते हैं कि मैं इस पे भूख हड़ताल तब करूंगा जो फैसले, क्या वो फैसले जो हैं वो एक्सटेंशन के मामलात हैं जो मुद्दत मुलाजमत के हवाले से है? खान साहब के जो भूख हड़ताल है वो हंगर स्ट्राइक के बारे में उन्होंने लेजिस्लेशन का जिक्र नहीं है। लेजिस्लेशन तो हम ये कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन जोड़ रही हूं कि वो करे कुछ फैसले हैं जिनके बाद वो फैसले वो ये खान साहब यही कह रहे हैं कि देखिए हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, कितना अरसा से हम बेच रहे हैं, एक बेल हो जाती है, दूसरे में अरेस्ट किया जाता है, बाकी को किया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता। 4 बंदे आ जाएं तो 5वें को मिलने की इजाजत नहीं, पेन लेने जाने की इजाजत, पेंसिल ले जाने की इजाजत नहीं, मॉनिटरिंग हो रही है, आप बात नहीं कर सकते, आप कुछ तो इसकी वजह से वही ये कह रहे हैं। ये फैसले अगर पार्लियामान, अगर पार्लियामान कि उनकी रिहाई वगैरह जो है वो सारे अच्छा। देखिए इस वक्त हमारे कितने सारे केसेस पढ़नेंगे जो खान साहब की तरफ से पढ़नेंगे, फॉर्म 45 पे सुप्रीम कोर्ट के सामने पढ़नेंगे। आज आपने देखा कि हुकूमत ने नोटिफिकेशन इशू किया कि जी फोन आप टाइप कर सकते हैं। अच्छा, फोन को अगर आपकी टाइपिंग की इजाजत होगी, क्या आपने वीडियो की भी इजाजत दे दी थी कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो, घरों में अंदर कैमरे भी हो? वैसे सब ये इंतहाई काबिल मुजम्मत बात है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इसको एक रास्ता इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यूज में दिखाया जब वो कहते थे कि टैपिंग जायज है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि टू रॉन्ग। देखिए उन्होंने जिस वक्त किया, लेकिन खान साहब खुद पिटीशन फाइल करके इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। ये पिटीशन हमने अप्रैल 2023 में फाइल की है और सुप्रीम कोर्ट से हम ये कह रहे हैं कि पैरामीटर्स लोगों के लिए तय करें कि प्राइवेसी क्या चीज है। पूरी दुनिया में तो है ना, क्रिमिनल्स को अगर आपने पकड़ना है उनका भी तरीकेकार है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के लिए कहा था तो फेयर ट्रायल होने चाहिए, लेकिन लोगों की चादर चेरदावारी की प्रिंसिपल वो मौजूद है। आपकी पार्टी के अंदर एक बहुत लड़ाई है, एक रिफ्ट है, एक इख्तलाफ है कि खान साहब की रिहाई के लिए जमात कुछ नहीं कर रही, और ये इल्ज़ाम मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। शानदाना गुलजार साहिबा कहती है, बाकी लोग कहते हैं। क्या लगता है आपको कि वाकई पार्टी ये चाहती है कि इमरान खान साहब जेल में रहें और ये इख्तिलाफ अपनी जगह पे दुरुस्त है? देखिए पार्टी में मैं समझता हूँ इख्तिलाफ एक अलग बात है, इख्तिलाफ राय एक अलग बात है। ये कहना कि किस तरीके से स्ट्रगल की जाए, उनकी रिहाई हो, ये एक अलग बात है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अंदर भी पार्टी के अंदर भी लगे हुए हैं, काम कोशिश कर रहे हैं, हम ईवानों में भी लगे हुए हैं, हम कोर्टों में भी मौजूद हैं, हम सड़कों पे भी आ रहे हैं और सड़कों पे भी एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है, उनका एक अपना पॉइंट है, लेकिन हमारे इख्तिलाफ नहीं है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, कोर कमेटी है, सारे लोग बैठते हैं और जिनके आप नाम ले रही हैं वो लोग भी इस कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी के हिस्सा हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी फैसला करती है तो खान साहब के मशवरे के, उनके हिदायत के मुताबिक फैसला करती है। खान साहब के मशवरे के साथ कर रहे हैं, वो खुद इस बात से मुतमईन में जिस तरीके से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम कोई गुरेला फोर्स नहीं है कि कोई करे, लेकिन हम लीगल तरीका अडॉप्ट करते हैं। खान साहब जब जेल नहीं गए थे तो 200 केसेस में
तकरीबन 300 मरतबा खान साहब खुद पेश हो गए थे इन अदालतों को, और मैं बारहा कह चुका हूँ, पार्टी बारहा कह चुकी है कि अदालतों का स्टेक है। ठीक बात। अदालतें अगर बर वक्त हमें इंसाफ दे तो लोग नहीं झगड़ेंगे। देखिए, दो कुव्वतें आपस में झगड़ती है, दो लोग झगड़ा करते हैं, लिटिगेंट आते हैं, तो फैसला किसने करना? अदलिया ने। बिल्कुल, लेकिन जो आपके नाराज लोग थे जो अब वापस आ रहे हैं एक एक करके, उनके आने के लिए भी इस वक्त जो है वो मुश्किलात है। इस वक्त आपकी पार्टी को बहुत सारे लोगों की जरूरत है, अगर वो वापस आ रहे हैं तो क्या उसमें क्या मसला क्या कुछ लोग ऐसे हैं, बिल्कुल आप सही फरमा रही, बड़ी सारी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी बड़ी स्ट्रांग हो गई है, मजबूत हो गई है, और खान साहब का वो विजन लोगों के दिलों में जा चुका है। अब वो पार्टी आम वर्कर तक जा चुकी है और लोग ये स्टेटस को ख़त्म करना चाहते हैं, और सारे लोग चाहते हैं कि पार्टियों के अगर चेयरमैन भी बने तो मेरे जैसा एक वर्कर हो, जो लोग आए और लोग उससे खुश हो। इसलिए पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्ट्रांग हो गई कि सारे लोग ऑटोमेटिकली इसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। हम तवज्जो नहीं हटाना चाह रहे, हम उन सब को कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी से जा चुके हैं उनकी ख्वाहिश है कि वो वापस आ जाएं, लेकिन ये फैसला खान साहब करेंगे। इन लोगों का सारा खान साहब अभी ये फैसला नहीं कर रहे। देखिए, इस वक्त वो जेल में हैं, बाकी कामों में देख रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली तो फैसला कर लेंगे। इसलिए हमने कहा है कि इनके बारे में कुछ न कहें। खान साहब आएंगे, खान साहब की सवाबदीद है, वो किन किन लोगों को वापस पार्टी में लेकिन आपको लगता है जैसे शेर अफजल मरवत जैसे लोग हैं जिसको बहरहाल लाइक इट और नॉट लोग उनको फॉलो करते हैं, वो क्राउड पुलर हैं, ले सकते हैं, ला सकते हैं लोगों को बाहर, लेकिन उनके साथ जिस तरह से पार्टी के अंदर रवैया इख्तियार किया, इससे नुकसान नहीं हो रहा? नहीं, देखिए, हमने किसी के साथ गलत रवैया नहीं अपनाया, न किसी के साथ गलत रवैया अपनाएंगे। सम टाइम ऐसा ज़रूर हो जाता है कि हम पार्टी में कोशिश करते हैं कि डिसिप्लिन को मेंटेन रखें, तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अगर किसी को शोकाज मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके खिलाफ कोई गलत करना चाहते हैं। जो लोग पार्टी में रहते हैं, पार्टी में सबसे जो क्रिटिकल टाइम है वो ही है, और इस तरह क्रिटिकल टाइम में आप अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके डिसिप्लिन बंदी बड़ा जरूरी है, तो इसलिए हम सिर्फ कोशिश। लास्ट क्वेश्चन बैरिस्टर साहब, बहुत आपसे बातें रह गई हैं, बहुत दिनों के बाद आप आए, अगली दफ़ा करेंगे, मगर लास्ट ये है कि इमरान खान साहब पे 190 मिलियन पाउंड का भी आ गया, 3 कल उनकी जमानतें मनसूख हुई हैं, रिहाई आपको मुमकिन नज़र आती है उनकी? देखो, कुछ लोग ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए जेल में हों, बट मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, अदलिया का टेस्ट है, अदलिया ये देखेगी। इसी कई सारे 200 केसेस में से जब कुछ नहीं मिला, सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है, और वो 2-2 दिनों में उन्होंने ट्रायल कंक्लूड करवाए थे, और जजेस 5-5 मरतबा जेल के हॉस्पिटल जाया करते थे कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, उनसे कुछ नहीं मिला, तो इसमें से क्या कुछ मिलेगा? हमारा हर वर्कर, हर लीडर जो है इस वक्त ज़ेर अताब है। हम तो ये चाह रहे हैं, हम बारहा कह चुके हैं कि इससे मुल्क का नुकसान होगा, कौम का नुकसान होगा। इससे मुझे याद आया, लास्ट ये भी कर दूं सवाल कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहाँ हैं? वो एक्टिव हैं पार्टी के? परवेज़ इलाही साहब की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, बिल्कुल वो इस वक्त है लाहौर में है, और बात होती रहती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो एक्टिव है, पार्टी में है, उसकी पोजीशन हमें बहुत रिगार्ड है, उन्होंने बड़ी सेक्रीफाइसेस दी है, लेकिन तबीयत की नाचाकी की वजह से वो थोड़ा से वापस आएंगे वो, और पार्टी इवेंचुअली एक्चुअली तबीयत ठीक हो जाएगी तो प्रैक्टिकली आएंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच। लिटरली बहुत सारे सवाल रह गए हैं, लेकिन अगली नशिस्त के लिए ये हम कुछ दिनों के लिए उठा रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद राना सनाउल्लाह खान साहब से बात करेंगे बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर, हुकूमत क्या सोच रही है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, और इस वक्त हमारे साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सियासी उमूर के मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं और कानूनदान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें वक्त दिया है। सर सवाल यही है कि एक बहुत शुक्रिया जी सवाल तो रोज़ आपको एक ही तरह के सुनने को मिलते हैं, लेकिन जो असल सवाल जिससे मैं आगाज़ करना चाहती हूँ वो मेरे ख्याल है आपके बड़े दिल के करीब है, क्योंकि जो टेलीफोन टैपिंग का मसला है और ये जो इत्तलात आई हैं, जो SRO आया है, मेरा ख्याल है कि आप जैसे लोग जो है वो तो इसको नहीं मंजूर कर सकते, या उसके ऊपर जो है दलाइल नहीं दे सकते। क्या आपको लगता है कि ये वही चीज़ है जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हुई, और अब आप भी लोगों के खिलाफ, अपने मुखालिफिन के खिलाफ ये इस्तेमाल करेंगे? नहीं, देखें, टेलीफोन टैपिंग जो है विदाउट लॉ, सब्जेक्ट टू लॉ, तो स्टेट को या किसी भी स्टेट के अदारे को ये हक हासिल है कि वो नेशनल सिक्योरिटी
टेररिज्म जी या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को जो है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए या उनको जो है वो प्रीएम्प्ट करने के लिए जो है वो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको मिसयूज़ किया जाए तो वो गलत है, हर सूरत में गलत है। तो इसमें इससे पहले ये ज़्यादा शिकायत रही हैं कि क्योंकि पहले तो लॉ है कोई नहीं, अगर है तो वो बिल्कुल गैर मुअस्सर है और इसलिए फिर अदारे जो हैं या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हैं वो फिर जो है वो बग़ैर लॉफुल प्रोसीजर के ये काम जो है वो करती हैं। उसके फिर दो नुकसानात होते हैं, एक तो ये है कि वो मिसयूज़ होता है और दूसरा ये है कि उसकी एविडेंटरी वैल्यू कोई नहीं होती। आप अदालत में जाके उस बुनियाद के ऊपर मुलज़म को गुनाहगार या उसका गिल्ट जो है वो साबित नहीं कर सकते। क्या सर बिल्कुल सही है, बहुत सही चीज़ है, लेकिन अब अगर ये जी हाँ, अब अगर ये रुझान बढ़ रहा है, हालांकि ये कानून तो काफ़ी देर पुराना है, गालबन एक्ट जो है वो 1996 का है, लेकिन अब अगर इस तरफ रुझान बढ़ रहा है कि बजाय इसके कि यानी बग़ैर किसी कानूनी जो है वो प्रोसीजर के ये काम किया जाता था या किया जाने का रुझान था, तो उसे जो है वो लीगलाइज किया जाए। जो आदमी करेगा वो फिर उसकी जिम्मेदारी भी लेगा और जवाबदेह भी होगा। ठीक, लेकिन रान साहब अब जाहिर है कि कहा यह जा रहा है कि एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ है। जस्टिस बाबर सत्तार एक मामला सुन रहे हैं, एक SRO आता है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऑडियो जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो बतौर सबूत पेश की जानी हो, इस वजह से भी ये SRO जो है वो जारी किया गया है। क्या इन खबरों में कोई सदाकत है इस हवाले से? नहीं, देखें, ये तो कोई ऐसी चीज़ सामने तो नहीं है, लेकिन मामला ये है कि जो चीज़ पेश की जाएगी तो पेश करने वाला फिर उसकी जिम्मेदारी भी तो लेगा ना, जवाबदेह भी तो ठहराया जाएगा ना। उसे ये साबित करना होगा कि ये जो उसने वीडियो या ऑडियो उसने रिकॉर्ड की है तो इसमें नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, इसमें सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो इन्वॉल्व थे, इसमें कोई जुर्म हो रहा था, किसी जुर्म को इन्वेस्टिगेट करने या उसको जो है वो प्रीएम्प्ट करने के लिए ये किया गया है। फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी की जो है वो आप घर में खाना खाते की वीडियो बना लें और बाद में जो है वो पेश कर दें कि जनाब ये देखें ये जो है ये किसी जुर्म को रोकने या प्रीएम्प्ट करने के लिए बनाई गई है। तो फिर साबित करना पड़ेगा ना कि वो कौन सा जुर्म है जी, क्या जो वो बंदा कर रहा था जिसकी ऑडियो या वीडियो बनाई गई है। क्या 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं और जो केसेस हैं खास करके इमरान खान साहब के खिलाफ, उनके अंदर भी ये बतौर सबूत पेश किए जा सकती हैं? ये कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स या कोई ऐसे सबूत हैं जो कि आपने एक दिन टेलीविज़न चैनल पे कहा था कि सबूत हैं जिनके पास हैं वो पेश करेंगे, ये उस सिलसिले की भी एक कड़ी है या हो सकती है? जी 9 मई के सबूत तो मौजूद हैं। 9 मई के वाक़यात जो हैं वो उनके सबूत तो इस तरह से मौजूद हैं कि जो 9 मई के वाक़यात कर रहे थे उन्होंने ख़ुद अपनी जो है वो सेल्फीज़ और वीडियोज़ ऑडियोज़ बनाई, रिकॉर्ड की और ख़ुद ही फिर लोगों को भेजा कि भी ये देखें हम ये कर रहे हैं, हम ये जो है वो जना हाउस में दाखिल हो गए हैं, हमने ये यहाँ पे जो है वो आग लगा दी है, हमने ये कर दी है, हम फलां तरफ जा रहे हैं, हम GHQ की तरफ जा रहे हैं, हमने GHQ के ऊपर हमला कर दिया। वो तो एक आदमी हमला कर रहा है, वही अपनी वीडियो बना रहा है, वो फिर आगे किसी को भेज रहा है और साथ बता रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। तो यकीनन प्रोसिक्यूशन जो है वो इन चीज़ों को ज़रूर पेश करेगी, पेश किया जाना चाहिए। रान साहब, कल इंसदाद दहशत गर्दी ने 3 ज़मानतें मनसूख की हैं
عمران خان صاحب کی، اور اس سے پہلے کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہوتی رہی ہے، اس کو ہم مختلف اس کے پیرائے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا امکان اب مفقود ہے؟ خود آپ نے یہ کہا تھا کہ مفروضہ ہوگا اگر ان کی رہائی ہوئی ہمارے شو پہ، تو آگے جا کے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ان کیسز کے اندر جو دہشت گردی کے ان کے اندر آ سکتی ہیں؟ دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے، ایک آدمی جو ہے وہ شر کی، فتنے کی، افراتفری کی، ملک پہ دفاعی اداروں پہ حملے کی جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے۔ سیاست تو خیر نہیں ہے، اسے سیاست کے نام پہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اس نے 9 مئی جو ہے وہ بپا کیا۔ 9 مئی کو وہ باقاعدہ ایک منظم طریقے سے پاکستان کے دفاعی ادارے کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ اس سے پہلے اس کے پورے 2 سال دیکھ لیں، کبھی لانگ مارچ، کبھی شارٹ مارچ، کبھی میں آ رہا ہوں اسلام آباد، تیار ہو جاؤ، میں کسی کو بھاگنے نہیں دوں گا، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یعنی اسلام آباد جو ہے وہ کسی دشمن ملک کا کیپٹل تو نہیں ہے جس کی اینٹ سے اینٹ بجانا مقصود تھی 25 مئی 2022 کو۔ پھر اس کے بعد جناب 26 نومبر کو میں آ رہا ہوں، میں انسانوں کا سمندر لے کے آ رہا ہوں، میں آ کے ہر چیز تہو تیگ کر دوں گا، میرا نام لے کے تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد 26 نومبر ناکام ہو گیا، اسمبلیاں توڑ دیں، حکومتیں توڑ دیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی سیاست یہ ہے تو پھر کیا ریاست کو یہ حق نہیں پہنچتا، یا یہ ریاست کا فرض نہیں ہے کہ اس آدمی کو پراسیکیوٹ کرے اور کوشش کرے کہ وہ جتنی دیر پابند رہے اتنا ہی بہتر ہے؟ پابندی ختم ہوگی تو پھر دوسرا 9 میں ہی کرے گا نا۔ مگر ران صاحب اب یہ اس وقت جو ان کا مقصد تھا وہ آرمی چیف کا رستہ روکنا تھا، آج بھی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ بھوک ہڑتال کریں گے، کچھ فیصلوں کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ کریں گے، تو کیا وہ فیصلے اب کسی اور کا رستہ روکنے کے لیے؟ مثلاً ہم سن رہے ہیں کہ اب مدت ملازمت میں توسیع کا بل جو یہ عدلیہ کے اصلاحات اس کے حوالے سے پارلیمنٹ میں آئے گا، کیا ان کو لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع ہو سکتی ہے؟ کیا ان کا اشارہ اس کی طرف ہے، اور کیا اس کے امکانات موجود ہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی کہ ایک بانی جو ہے پارٹی کے وہ بھوک ہڑتال پہ ہیں جیل کے اندر۔ دیکھیں جی، میں ان کی بھوک ہڑتال پہ کوئی تبصرہ تو نہیں کر سکتا، یہ تو ان کا ایک اپنا عمل ہوگا۔ تو اگر وہ کرنا چاہتے ہیں یا اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی، ویسے تو سیاست تو خیر ان کی یہی ہے، اس کے علاوہ تو آپ دیکھ لیں کہ 2011 کا وہ جلسہ جس سے انہیں شناخت ملی، اس کے بعد یہ 2024 اب آ گیا ہے، تو یہ 14 سالوں میں انہوں نے اس کے علاوہ کیا تو اور کچھ نہیں ہے، کریں گے تو وہ یہی کچھ ہی۔ لیکن باقی بہرحال یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، اس میں جو وہ مناسب سمجھتے ہیں، ہمارا مشورہ تو انہوں نے نہیں لینا، وہ خود ہی اپنے طور پہ جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ان کی جو سیاست ہے جو کہ ملک میں افراتفری اور ملک کو ڈی سٹیبل کرنے کی ہے، اس کو پوری طاقت سے، پورے جو ہے وہ قانون کی طاقت سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ابھی یہ کال ٹیپنگ پہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس حوالے سے بھی، اور خاص کر کے جو عدالتی ریفارمز ہیں اس کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسٹینشن یا توسیع یا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ زیر غور ہوں؟ پر فی الحال تو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں زیر غور نہیں ہے، لیکن بہرحال کسی چیز کے متعلق آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضرور ہوگا یا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اگر عدلیہ کے متعلق کوئی اصلاحات ہونی ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ عدلیہ کی مشاورت تائید کے بغیر نہیں ہو سکتی، ورنہ وہ بلائیں، وہ ریٹ ہوگی اور اس کے بعد وہ
जो भी अमेंडमेंट्स होंगी वो सारी जो है वो हेल्ड इन अबेस हो जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट। रान साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कल इम्कान है फैसला आ जाएगा सुन्नी कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इसके ऊपर जो भी फैसला आएगा उसकी पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहमियत होगी। इसके ऊपर भी बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड में आज परवेज़ खटक साहब ने गवाही दी है और कहा जा रहा है कि वो वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं। इस केस की क्या अहमियत है, इस पर भी बात करेंगे राना साहब से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, एक तो ये जो कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसले का इम्कान है मखसूस नशिस्तों का, और आज इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनके केसेस ना सुने जाएं। तो ऐसे लगता है कि जैसे अदलिया और इंतज़ामिया की और इसी तरह से फिर जो इदारे हैं उनके सरबराहान के ख़िलाफ़ ख़ास करके एक मुनज़्ज़म मुहिम भी जो है वो नज़र आती है। ये किस तरफ मामला जाएगा, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें अगर मिल जाती हैं तहरीक इंसाफ को तो क्या होगा? देखें, अगर ये नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद की वसासत से PTI को मिल जाती हैं तो इससे जो नंबर गेम बनती है गवर्नमेंट को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट की अक्सरियत जो है वो बिल्कुल कायम रहती है। और अगर ये सीटें जो हैं ये दूसरी पार्टीज़ को मिलती हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, तो फिर जो गवर्नमेंट कोलिशन है उसे जो है वो फिर 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल हो जाती है, जो कि फिर आइन में अमेंडमेंट्स करने के लिए जो है वो काफ़ी होगी। तो दोनों सूरतों में ये सूरत जो है कि क्या गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी मैसर आती है या नहीं आती कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके और बुनियादी अहमियत के जो फैसले हैं वो कर सके, या वो पोजीशन नहीं मिलती। इसके अलावा गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में या गवर्नमेंट के क़याम में जो है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर दोनों को नहीं मिलती तो फिर तो एक और जिसे कहना चाहिए वो आईनी तातुल नहीं होगा, क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस और बाकी तमाम फिर ये तो नामुकम्मल हो जाएगा हाउस। उस सूरत में क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाउस ड्यू टू वैकेंसी ऑफ सीट्स या वेकेंट सीट्स से जो है वो हाउस नामुकम्मल नहीं होता। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से जो है वो वजाहत मौजूद है कि अगर कोई सीट जो है वो फिल नहीं हो सकी किसी वजह से भी, तो वजह तो कोई कानूनी या आईनी हो सकती है, तो उस वजह से हाउस नामुकम्मल तसव्वुर नहीं होता। तो पिछली दफ़ा आपके इल्म में है कि कोई तकरीबन 150 के करीब लोग जो है वो इस्तीफ़ा दे के चले गए थे और द सीट्स वर डिक्लेयर्ड वेकेंट, तो हाउस तो उसके बावजूद भी कायम रहा और अपना काम जो है वो करता रहा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर ये सीटें मिल जाती हैं, अगर नहीं मिलती दोनों तरफ, तो फिर भी गवर्नमेंट जो है वो कंफर्टेबल रहेगी। उनके पास तो ज़ाहिर है कि मेजॉरिटी है उस तरह की, लेकिन अगर मिल जाती है तो फिर तो कानून साजी और आइन में तरमीम के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और हुकूमत आगे इसके ऊपर बढ़ सकती है, जो ख़ास करके जो अदालती रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर काम कर सकती है। जी। तो राना साहब, अगर नहीं मिलती तो ज़ाहिर है फिर तो तरमीम नहीं होगी। बहरहाल फिर भी तरमीम जो है वो जितना नंबर है, किसी तरमीम के ऊपर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद के लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं। तरमीम के लिए तो एक नंबर है ना 2/3 का, गालबन 226 के लगभग बनता है, तो वो तो नंबर अगर पूरा हो जाएगा तो अमेंडमेंट हो जाएगी। तो उस पर आपके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से राब्ते हैं, इसका मतलब है?
نہیں، ہمارے رابطے ان کے لوگوں سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بارے میں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بارے میں ابھی گورنمنٹ کی کوئی ایز سچ پوزیشن نہیں ہے۔ تو کس معاملے پہ ان کے ساتھ رابطے ہیں؟ کہ مذاکرات کے حوالے سے، کیونکہ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہونے چاہیے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس معاملے کے اوپر آپ کے رابطے ہیں؟ دیکھیں، رابطے تو خیر ویسے بھی ایک یعنی ہاؤس میں روزانہ کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، کمیٹیز کی تشکیل ہے اور چھوٹے موٹے معاملات ہیں، تو رابطے تو رہتے ہیں، لیکن جو مذاکرات کی بات ہے اس میں تو خان صاحب ہی حائل ہیں، باقی تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی صورتحال ہے، جب تک پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں گی نہیں تو یہ سیاسی جو بحران ہے یا جو صورتحال ہے اس میں بہتری نہیں آئے گی۔ تو آپ ابھی آل پارٹیز کانفرنس میں تو تحریک انصاف نے حامی بھری ہے، آپ نہیں سمجھتے عمران خان صاحب نے حامی بھری ہے؟ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کا فائدہ حکومت اٹھا سکتی ہے، یا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس معاملے کے اوپر؟ نہیں، میرا خیال ہے اس میں حکومت کے فائدہ اٹھانے یا نہ اٹھانے کی بات نہیں ہے، دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے، اور وہ پوری قوم کے فائدہ اٹھانے والی بات ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ روز کس طرح سے ہماری فورسز کے جوان اور افسر جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، یعنی ابھی چند دن پہلے وہ فیروز الیاس میجر کا جو واقعہ ہوا تھا، پھر آج ایک کیپٹن اسامہ کا، تو یہ بڑی جو ہے وہ افسوسناک صورتحال ہے، تو اس میں پوری قوم کو جو ہے وہ اپنی فورسز کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ ران صاحب یہ بھی بتا دیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا آج معاملہ ہوا اور عمران خان صاحب کے سامنے گواہیاں بھی آئیں، پرویز خٹک صاحب نے بھی گواہی دی۔ آپ کو لگتا ہے، آپ پہلے بھی کہہ چکے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جلد سزا متوقع ہے، جو جس طرح سے آج ہم نے دیکھی ہے پروسیڈنگ؟ دیکھیں، اس میں اگر شہادتیں مکمل ہو جاتی ہیں تو کیس تو وہ سزا کا بنتا ہے، اس میں یعنی اس میں ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایک پراپرٹی ٹائکون کے 60 ارب روپے جو ضبط ہو چکے تھے، جو قومی خزانے میں آنے تھے، وہ اس کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کروا دیے گئے، اور اس سے تقریباً کوئی 7 سے 10 ارب روپے کی پراپرٹی ایک ٹرسٹ کے نام پہ حاصل کی گئی، جو ٹرسٹ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ذاتی ملکیت ہے۔ اس کے ٹرسٹیز میں صرف 2 بندوں کا نام ہے، ایک محترم عمران خان صاحب ہے اور ایک ان کی اہلیہ محترمہ ہے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی ثابت کرنے والی بات ہی نہیں ہے، وہ خود اس بات سے انکار نہیں کر سکتے، رجسٹری ہوئی ہیں ایسٹس کی، یعنی باقاعدہ جو ہے وہ پراپرٹی ٹائکون کی جو پراپرٹیز ہیں انہوں نے خود رجسٹریاں کروائی ہیں، ان کے نام پہ رجسٹریاں ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جلد رہائی خان صاحب کی متوقع نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں ہے، اور جو ان کے ارادے ہیں یا جس قسم کا انہوں نے ملک کا نقصان پہنچایا ہے تو یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ تواتر کے ساتھ رانا اللہ خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں، گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔